हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये थर्ड वीडियो है हमारी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की सीरीज़ की और इसमें हमने सेकंड पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स कवर किया हुआ है। एक्चुअली मैंने इस टॉपिक को ऐसे रिकॉर्ड किया था कि पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में आ जाए, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है, इसीलिए इसको मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। तो ये वीडियो जो है ये शुरू होगी 9th अकाउंटिंग टर्म से, और इसमें अगर मैंने कोई ऐसा रेफरेंस दिया कि हमने इसी वीडियो में पीछे पढ़ा है ऐसा कुछ, तो कुछ चीज़ें उसमें ऑब्वियसली ऐसा होगा कि पिछली वीडियो में जो है इसका पहला पार्ट उसमें आई होंगी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का आम मतलब है खर्चा करना किसी चीज़ को खरीदने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे उसकी मीनिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो एक्सपेंडिचर क्या है इन कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटेंसी? कि पैसा खर्चना या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना या कोई लायबिलिटी उठाना ताकि हमें एसेट मिले या गुड्स मिले या सर्विस हम खरीद सकें, है ना। मतलब कोई खर्चा करना, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना या कोई लायबिलिटी उठाना ताकि हम एसेट गुड या सर्विस खरीद पाएं। ठीक है। स्पेंडिंग मनी तो आसान है ना, कि हमने 10 लाख की मशीनरी खरीदी, 10 लाख उसको दे दिए, पैसे हो गया स्पेंडिंग मनी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक एसेट की जगह दूसरा एसेट खरीद लिया, मतलब एक एसेट दिया दूसरा एसेट खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख की मशीनरी खरीदनी थी, तो आपके पास कोई 7-8 लाख की मशीनरी पहले ही पड़ी हुई है। आपके साथ जो आपका डीलर है उसके साथ आपकी ये डीलिंग हो गई कि हाँ ठीक है हम करते हैं ऐसा। तो आपने एक एसेट दिया, एक मशीनरी दी, थोड़ा सा पैसा दिया और दूसरी मशीनरी, नई मशीनरी, मॉडर्न मशीनरी ले ली। उसको बोलेंगे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और तीसरा है इनकरिंग लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है? लायबिलिटी उठा के एसेट खरीदना या गुड खरीदना या सर्विस खरीदना। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से लोन लिया और कोई एसेट खरीद लिया, है ना। वही हुआ ना। यहाँ जो सप्लायर है आपका जिससे आपने वो एसेट खरीदना है, उसी को बोला जनाब मैं पैसे बाद में दे दूंगा। वही हुआ ना। तो किसी भी तरह आप जब एसेट खरीदते हो या गुड्स खरीदते हो या सर्विस खरीदते हो, इन तीन तरीकों को उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। समझ आ रही है? और मोटा मोटा अगर हम देखेंगे तो वही बात है, पैसा खर्चना ताकि हमें एसेट गुड या सर्विस मिले, है ना। अल्टीमेटली तो बात यही है। लायबिलिटी में आप अभी नहीं दे रहे हो, बाद में दे रहे हो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आप पैसा ही तो दे रहे हो कुछ, और कुछ दे रहे हो आप कोई और एसेट। जरूरी नहीं आप पैसा भी दो, लेकिन ऑब्वियसली खर्चा ही तो कर रहे हो ना। एक एसेट दे रहे हो वो भी तो खर्चा ही है, उसको बेच के आप पैसा ही तो ले सकते थे ना, और फिर उसको पैसे दे सकते थे। समझ आ रही है आपको? ये बहुत सिंपल है ना। उसके बाद एक्सपेंडिचर जो है उसको हम तीन तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हुआ जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम तक मिले, एटलीस्ट 1 साल से ज्यादा तक। यहां पे भी 1 साल आ गया। ठीक है। मतलब वो खर्चा जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा तक मिले, 2 साल, 3 साल, 15 साल, 20 साल, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है? देखो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जब आप फिक्स्ड एसेट खरीदोगे, फिक्स्ड एसेट वही एसेट हुआ जो आपको 1 साल से ज्यादा फायदा देता है, तो उस पर जो खर्चा हुआ वो क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर जो हमें 1 साल से ज्यादा तक फायदा दे, लॉन्ग टर्म तक फायदा दे। और दूसरी एग्जांपल है इसकी इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर कोई फिक्स्ड एसेट है, आप उसको इंप्रूव करते हो। पहले अगर वो आपको कमाई कम देता था, अब कमाई में वो ज्यादा हेल्प कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। वो भी एक खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर कोई फिक्स्ड एसेट जो है वो 10 साल चलता, अब किसी खर्चे की वजह से कुछ आपने ऐसा खर्चा किया कि उसकी लाइफ 15 साल हो गई, वो भी आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहां पे आप ये देख सकते हो कि जो भी खर्चा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है वो ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन सारे खर्चे फिक्स्ड एसेट के रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते हैं। ठीक है। वो हम आगे देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यही एक्सपेंडिचर जो है उनको हम एज एसेट दिखाते हैं बैलेंस शीट में। एसेट साइड में दिखाते हैं, तो एसेट साइड में क्या होगा? एसेट ही होगा ना। तो इनको हम एज एसेट दिखाते हैं। ये क्या बात हुई? एक एक्सपेंडिचर आप एसेट की तरह कैसे दिखा सकते हो? एक्सपेंडिचर से ही तो आप एसेट खरीद रहे हो ना, वो ही तो एसेट बन रहा है ना। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख की मशीनरी खरीदी, आपने एक्सपेंडिचर किया 10 लाख का, उससे आपने मशीनरी खरीदी 10 लाख की, तो वो मशीनरी क्या बन गई? वो आपकी एसेट ही बन गई ना। तो यही एक्सपेंडिचर से एसेट बनता है। तो समझ लो यही एक्सपेंडिचर हम दिखाते हैं ऑन एसेट साइड। समझ आ रही है? लेकिन इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है कि हम इन एक्सपेंडिचर्स को एसेट साइड क्यों दिखाते हैं। जैसे हमने पीछे फिक्टिशियस एसेट्स में पढ़ा, लॉजिक वही है।
समझ आ रही है? आप समझो इस बात को। वहां पे मैंने मैचिंग कंसेप्ट का शायद जिक्र नहीं किया, यहां पे मैचिंग कंसेप्ट भी मैं समझाऊंगा ताकि आपका लॉजिक जो है वो ऐसे ही डेवलप हो जाए। समझ आ रही है आपको? मैचिंग कंसेप्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे। मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या बोलता है कि जब जिस चीज ने हमें किसी एक पर्टिकुलर साल में फायदा दिया है, बेनिफिट दिया है, तो उस बेनिफिट लेने के लिए जो हमें खर्चा लगा है वो उसी साल हमने खर्चा दिखाना है। समझ आ रही है? अगर कोई चीज ने हमें बेनिफिट दिया है 2020 में, तो उस पे जो खर्चा लगा है वो एक्सपेंस हम नहीं दिखा सकते 2021 में, वो भी हमें 2020 में ही दिखाना है। लॉजिकल बात है ना? समझ आ रही है? तभी हमारा प्रॉफिट जो है वो सही निकलेगा ना उस साल के लिए। वरना उस साल फॉर एग्जांपल 2020 में हमें किसी चीज ने फायदा दिया है, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर हमने उस साल में दिखाया ही नहीं, तो उस साल का प्रॉफिट जो है वो बिना मतलब के इंक्रीज होगा ना। समझ आ रही है आपको? और जिस साल वो आप अब खर्चा दिखाओगे, जैसे 2021 में खर्चा दिखाया, तो उस साल तो उसका बेनिफिट हुआ ही नहीं है, तो उस साल वो खर्चे की वजह से आपका प्रॉफिट बिना मतलब के कम हो रहा है ना। समझ आ रही है ना आपको क्या मैं बोलना चाहता हूं? लॉजिक समझो, आप कॉमन सेंस समझो, ठीक है? तो जिस पर्टिकुलर साल में कोई चीज हमें फायदा दे, उसी पर्टिकुलर साल में उसका खर्चा भी हमने दिखाना है। ठीक है? ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली अगले क्लास में, जो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन यहां पे मैं फिर भी समझा रहा हूं आपको, तब भी आपको समझ आ जाएगी। मसला क्या है? फॉर एग्जांपल ये जो मशीनरी हमने खरीदी वो खरीदी 10 लाख की, और ये फायदा हमें देगी 10 साल, मतलब 10 साल हमें एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी चलेगी और हमें पूरा काम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो करेगी। तो हम जो ये मशीनरी है, ये जो 10 साल चलने वाली है, इसका फायदा हमें 10 साल मिलने वाला है, इसको हम कैसे एक ही साल में इसका खर्चा दिखाएंगे? ये मैचिंग कंसेप्ट को वायलेट कर रहा है ना। तो जब ये फायदा हम इसका एक साल में नहीं ले रहे हैं बल्कि 10 सालों में ले रहे हैं, तो इसका खर्चा भी जो है वो हम एक साल में नहीं दिखाएंगे, 10 साल में दिखाएंगे। दूसरी वजह यही है, जैसे फिक्टिशियस एसेट के केस में मैंने समझाया था, कि हम एक ही साल में अपना प्रॉफिट का कबाड़ा भी नहीं ना कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा खर्चा जब हम करेंगे तो और वो एक्सपेंस दिखाएंगे तो प्रॉफिट का तो हालात खराब हो जाएगी, तो हमारे बिजनेस के भी हालात खराब हो जाएंगे। आपको पॉइंट समझ आ रही है? तो अब हम क्या करेंगे, जिस साल हमने वो मशीनरी खरीदी उस साल उसका खर्चा सिर्फ 1 लाख दिखाएंगे, ठीक है, जिसको हम एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक? और जो बाकी 9 लाख अब उसकी जो वैल्यू बची वो हम दिखाएंगे एसेट साइड में, बैलेंस शीट में, जैसे हम फिक्टिशियस एसेट को करते थे। लेकिन फिक्टिशियस एसेट और बाकी जो फिक्स्ड एसेट है उनमें ऑब्वियसली जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन लॉजिक सेम है ना, कि हम जो एक्सपेंस है उसको स्प्रेड करना चाहते हैं ओवर द पीरियड, कि जब तक हमें वो बेनिफिट दे रहा है। समझ आ रही है? जो 9 लाख अब हमने एज एसेट दिखाया, अब अगले साल क्या होगा, 1 लाख और खर्चा हम दिखाएंगे। अब लेकिन एसेट की वैल्यू क्या बची, 8 लाख, उसके बाद एक और लाख हम दिखाएंगे, उसके बाद वैल्यू क्या बचेगी एसेट की, 7 लाख। ये जो वैल्यू बचती है ना एसेट की, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है? और जो ये एक एक साल आप दिखा रहे हो ना खर्चा, इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं हम। अब आप डेप्रिसिएशन की मीनिंग पढ़ोगे, जो वेयर एंड टेयर की वजह से कमी आती है वगैरह, असली जो एक्सप्लेनेशन है वो मैचिंग कंसेप्ट है। समझ आ रही है? ये डेप्रिसिएशन है। समझ आ गया आपको? अब हम देखेंगे जो फीचर्स हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आया कि क्या कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल है या रेवेन्यू है, आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है क्या ये 3 फीचर उसमें हैं। अगर ये 3 फीचर उसमें हैं तो वो 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पहला फीचर, बेनिफिट उसका मिलेगा आपको 1 साल से ज्यादा तक। ठीक है? सिंपल सी बात है। दूसरा, वो नॉन रिकरिंग नेचर का होगा। मतलब क्या है कि वो बार बार हम खर्चा नहीं करेंगे। आप मशीनरी जब खरीदते हो बिजनेस के लिए, रोज थोड़ी खरीदते हो, हर साल थोड़ी खरीदते हो, वो 10-10 15-15 साल चलती है। तो नॉन रिकरिंग मतलब बार बार रिकर नहीं हो रहा है, बार बार अकर नहीं हो रहा है वो खर्चा। ठीक है? उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि उसकी वजह से जो अर्निंग कैपेसिटी है एसेट की वो इंक्रीज या एनहांस होती है। मतलब क्या है, उस खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे जिसकी वजह से एसेट में उसकी कमाई की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास थिएटर है, उसमें 100 सीट्स लगी हुई हैं, है ना, तो बाद में आप कोई खर्चा करके उसमें 10 सीट्स और लगाते हो, अब कमाई का कैपेसिटी बढ़ गई ना उसकी, तो उसकी वजह से वो जो खर्चा आपने एक्स्ट्रा किया उसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये याद रखना। आपने अक्सर देखा होगा जो मेटाडोर जिनको बोलते हैं या बस बोलते हैं जिनको, कुछ क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती उनमें सीट्स लगाते हैं एक्स्ट्रा,
उनकी जगह इतनी कम हो जाती है कि वहाँ पे घुटने रखने की जगह नहीं होती, बट फिर भी वो एक्स्ट्रा सीट्स लगाते हैं 3-4 पीछे। जो उन्होंने एक्स्ट्रा सीट्स लगाई वो किस लिए लगाई? टू एनहांस या टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। तो वो जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा उसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आ गया आपको? उसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिसका फायदा हमें सिर्फ 1 साल के अंदर खत्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और जब इसका एक ही साल में फायदा खत्म हो रहा है तो इसको पूरे का पूरा हम एक ही साल खर्चा दिखाते हैं। समझ आ रही है आपको? इसको हम वो बैलेंस शीट में एसेट की तरह नहीं दिखाएंगे, उसको एक ही साल में पूरा एक्सपेंस की तरह दिखा देंगे और उसको खत्म करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। समझ आ रही है आपको? जैसे परचेज ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स खरीदते हो, वो आप बार बार खरीदते हो, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि गुड्स आप इतनी देर खरीदते हो कि वो आपको 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए। या पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी का फायदा आपको कितना मिलता है? 1 ही महीना तो मिलता है ना। रेंट, कैरेज एक्सपेंडिचर और रिपेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट, यही मैं बोलने वाला था। देखो, कुछ एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट पे जो होते हैं वो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके नहीं होते हैं। जैसे रिपेयर का खर्चा, रिपेयर का खर्चा जो है वो सिर्फ जो फिक्स्ड एसेट है उसकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है, इंक्रीज नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो एक्सपेंडिचर है इनको सीधा एक्सपेंस की तरह प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है एक ही साल में, इनको स्प्रेड नहीं किया जाता जैसे हम फिक्स एसेट के खर्चे को करते हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को करते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब वो चीज़ें जिनको आप देख के पहचानोगे कि क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पहली चीज़ आपने देखनी है किसी खर्चे में कि इसका बेनिफिट कितनी देर मिल रहा है। अगर 1 साल से अंदर अंदर तक बेनिफिट मिल रहा है, दैट मीन्स वो क्या है आपका, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वैसे ही अगर वो रिकरिंग नेचर का है, मतलब वो खर्चा आपको बार बार करना पड़ रहा है, तो वो क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो यहाँ पे याद रखना, अमाउंट मैटर उतना नहीं करता, बहुत बड़ा खर्चा हो या बहुत छोटा खर्चा हो। ठीक है, वो कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है। सिर्फ ये 3 फीचर आपने इसमें देखने हैं और ये 3 फीचर आपने इसमें देखने हैं, बस। अमाउंट का ख्याल नहीं उतना करना है। ठीक है, कभी कभी बहुत कम चांसेस हैं कि आपको अमाउंट देख के पता चले। ठीक, तो ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो बार बार खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स है, आप बार बार खरीदते हो ना, रॉ मटेरियल खरीदते हो और उसको गुड्स बना के बेचते हो, या गुड्स ही डायरेक्टली खरीदते हो और उनको डायरेक्टली बेचते हो, तो ये बार बार करना पड़ता है ना। या सैलरी आपको बार बार देनी पड़ती है, रेंट बार बार देना पड़ता है, तो जो रेगुलर इंटरवल्स पे बार बार आपको करना पड़े वो क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट ओनली मेंटेन्स द अर्निंग कैपेसिटी। याद रखना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट इंक्रीजेज और एनहांसेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एसेट, लेकिन जो ये क्या बोलते हैं इसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो सिर्फ मेंटेन करता है। तभी जो ये रिपेयर है ना, रिपेयर की वजह से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती नहीं है। अगर आप गाड़ी में 20 सीटें हैं और आप उसको रिपेयर करोगे, आप उसको टायर जो पंक्चर हुआ है उसको ठीक करोगे या कोई और मसला हुआ है उसको ठीक करोगे, उससे 20 की 30 सीटें नहीं ना होंगी। जितने पैसेंजर पहले आते थे उतने ही आएंगे ना, तो अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है। तो जो खर्चा सिर्फ फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करता है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन करती है, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में आपको बहुत काम आएंगे। अब हम आगे देखेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम देखेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये एक किस्म का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, बट इसके साथ एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, डेफर्ड, जिसका मतलब है पोस्टपोन करना या आगे चलाना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं डेफर्ड। ठीक है, लेकिन ये जो डेफिनेशन दी गई है ये आम डेफिनेशन है, बुक्स में यही डेफिनेशन लिखी है, लेकिन इसके 2 पहलू हैं। मैं आपको दोनों पहलू समझाऊंगा। पहला, जो आमतौर पे बुक्स में लिखा गया है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन ये हैवी एक्सपेंडिचर होता है, जिसकी वजह से हमें जो फायदा है इसका वो 1 साल से ज्यादा तक मिलता है। समझ आ रही है आपको? ये एक्चुअल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट एक फीचर इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ मिलता है, तो इसकी वजह से ना ये प्योरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है, ना ये प्योरली कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है। तो इसकी वजह से इसको बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका बेनिफिट जो है वो थोड़ा डेफर हो जाता है, वो हमें 3-4 साल 5 साल तक मिल जाता है। समझ आ रही है आपको? जैसे जो इसकी क्लासिक एग्जांपल है, हैवी अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो खुद में एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा हम बार बार करते हैं और इससे
अर्निंग कैपेसिटी एनहांस नहीं होती है बल्कि मेंटेन होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये बना रेवेन्यू। लेकिन इसका फायदा कभी कभी हमें 2 3 4 साल 5 साल तक मिलता है, क्योंकि हमने काफी हैवी अमाउंट डाला होता है इसमें, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बनता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये हुआ इसका एक आम पहलू जो आपकी नॉर्मल बुक्स में लिखा गया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, कोई लॉस जिसको हम एक साल में लॉस नहीं दिखा सकते हैं पूरा, क्योंकि वो काफी हैवी लॉस है। फॉर एग्जांपल, हैवी लॉस ड्यू टू फ्लड, हैवी लॉस ड्यू टू फायर, हैवी लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक वगैरह, उनको भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में ही डाला जाता है। एक और पॉइंट याद रखना कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खुद एक फिक्टिशियस एसेट है, तो वही ट्रीटमेंट होगी इसके साथ जो फिक्टिशियस एसेट के साथ होती है। वो एसेट नहीं होता, लेकिन उसको हम मजबूरन एसेट दिखाते हैं। आपको पता है क्यों? ताकि हम उसके इंपैक्ट को स्प्रेड कर सकें ओवर द ईयर्स, ठीक है। वैसे ही इन दो चीजों को भी हम करेंगे। अब देखो, ये डेफिनेशन यहां पे अप्लाई नहीं ना होगी। हमने क्या बोला पहले कि ये इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तक मिलता है, लेकिन वो तो हो गया ना एडवर्टीजमेंट जो हमने खर्चा किया। लेकिन अगर हमारा लॉस हुआ, वो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट तो नहीं ना है। लॉस का कब बेनिफिट होता है? एक्सपेंस का बेनिफिट होता है। एक्सपेंस जब आप करते हो तो आपको एक्सपेंस में कुछ रिटर्न में मिलता है। आपने 10 रुपए एक्सपेंस किए तो आपको एक पेन मिला, लेकिन लॉस, आपके जेब से 10 रुपए गिर गए तो आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो बेनिफिट नहीं ना मिल रहा है। तो अब ये जो टिपिकल डेफिनेशन बुक्स में दी गई है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक ही पहलू आया ना। दूसरा पहलू ये है कि जो लॉस हम एक साल में लॉस नहीं दिखा सकते हैं, उसको हमने फिक्टिशियस एसेट की तरह ट्रीट करना है, काफी सालों में स्प्रेड करना है, तो वो भी एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और जब मैंने कहा आपको कि एक फिक्टिशियस एसेट है, तो इसको भी हम एसेट साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट में, वैसे ही फिक्टिशियस एसेट की ही तरह, यहां कैपिटल एक्सपेंडिचर की ही तरह। समझ आ रही है? और यहां पे यही लिखा है कि इसको हम एक साल में राइट ऑफ नहीं करते हैं, बल्कि इसके एक्सपेंस को हम स्प्रेड करते हैं, ठीक है। स्प्रेड करने के प्रोसेस को बोलते हैं राइट ऑफ। फिर थोड़ा थोड़ा जब हम थोड़ा थोड़ा रोज दिखाते हैं ना एज एक्सपेंस, रोज मींस हर साल दिखाते हैं ना एज एक्सपेंस, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। आहिस्ता 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 उसकी वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी ना। अगर 10 लाख का लॉस है तो एक साल आप 1 लाख दिखाओगे, दूसरे साल 1 और लाख दिखाओगे, तीसरे साल 1 और लाख दिखाओगे, तो तीसरे साल के बाद उसकी कितनी कीमत बची होगी, कितना मतलब वो खर्चा बचा होगा, लॉस बचा होगा 7 लाख। वैसे ही अगले साल 6 लाख बचेगा, तो अल्टीमेटली वो सारा राइट ऑफ हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं राइटिंग ऑफ, ठीक है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे आपको कुछ ये दी हैं ट्रांजैक्शंस, आपने पहचानना है ये कैपिटल है या रेवेन्यू नेचर की है। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप खुद करेंगे। राहुल परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस। अब जब फर्नीचर खरीदा है, फिक्स्ड एसेट है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। शमी परचेज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चेयर। मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहा है वो मैटर नहीं करता, उसने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा। तो रॉ मटेरियल बार बार खरीदा जाता है ना, और रॉ मटेरियल 1 साल के अंदर अंदर तक ही खत्म होता है, मतलब उसका फायदा 1 साल तक ही मिलेगा आपको उसके अंदर अंदर। तो ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उसके बाद पायल लिमिटेड ने 27,000 जो है खर्चा किया, किस पे? एक मशीनरी के रिपेयर्स पे और रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। मतलब कुछ पार्ट्स जो थे वो खराब हो गए थे और कुछ पार्ट्स जो थे वो रिपेयर हो गए। तो क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रिपेयर की वजह से और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स की वजह से आपकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, और ये रिपेयर जो है या रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स जो हैं ये बार बार खर्चे होते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। उसके बाद सिराज ने क्या किया, परचेज न्यू मशीनरी 25,000 की, और उस पर इंस्टॉलेशन पे या एरेक्शन जिसको बोलते हैं हम, मतलब उसको सेटअप करना, उसको यूजफुल कंडीशन में लाना, उस पर 2,000 उसको खर्चा लगा। और कैरेज मतलब अपने बिजनेस तक उस मशीन को लाने के लिए उसको 1,000 का खर्चा लगा। तो क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? देखिए, जब तक आप जो मशीनरी खरीदते हो ना वो वर्किंग कंडीशन में ना आए, ठीक है, तब तक जितने भी उस पे खर्चे लगते हैं वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको कैपिटलाइज किया जाता है। याद रखना ये वर्ड, उन एक्सपेंडिचर्स को कैपिटलाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे कैरेज जो होता है वो नॉर्मली कैरेज जो है वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उस पर कैरेज देते हैं ताकि वो हमारे फैक्ट्री तक पहुंचे, मतलब कैरेज होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, है ना, तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। लेकिन मशीनरी पे अगर हम कैरेज दे रहे हैं ताकि वो वर्किंग कंडीशन में आए पहली बार, तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आ रही है आपको? फॉर एग्जांपल, आपने घर के लिए अपना एक टीवी खरीदा, टीवी आपने 25,000 का खरीदा, उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस लिया कंपनी वालों ने 2,000, और
उसको अपने घर तक पहुंचाने के लिए आपको डिलीवरी चार्जेस लगे 1,000, तो आपको अगर पूछेगा कोई आपको टीवी कितने का पड़ा, तो आप थोड़ी बोलोगे 25,000 का, है ना? वो तो गलत हुआ ना। आप बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, बट वो गलत हुआ ना। आपको एक्चुअल में टीवी कितने का पड़ा? 25,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000। समझ आ रही है आपको? तो जब तक वर्किंग कंडीशन में वो एसेट नहीं आया, तब तक जितने भी उस पर खर्चे लगेंगे वो क्या हैं? वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है। उसके बाद बुमराह ने क्या किया कि उसने एक सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी और उसको ओवरहॉल किया। ओवरहॉल करने का मतलब होता है उसको रिपेयर किया वगैरह किया, लेकिन उस पर उसको खर्चा लगा 2,000 और उसने उसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया। यहां पे ये ख्याल रखना कि वो पहली बार इस मशीनरी को ओवरहॉल कर रहा है, मतलब जब खरीदी है तब ही ओवरहॉल कर रहा है। तो मैंने इसके ऊपर क्या कहा आपको कि जब तक पहली बार वर्किंग कंडीशन में एसेट ना आए तब तक उस पर जो भी खर्चा लगता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बुमराह ने अगर बेशक सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी, लेकिन उसको वर्किंग ऑर्डर तक पहुंचाने में उसको जितना भी खर्चा लगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद ड्राविड ने क्या किया कि 20 नई सीट्स लगाई अपने मूवी थिएटर में, जिस पे 50,000 का खर्चा लगा। वही बात हुई जैसे मैंने आपको पीछे भी कहा, इसकी एग्जांपल मैंने आपको पीछे भी दी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद गांगुली ने सैलरी पे की अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ आई? बाकी यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, इनको आप करिए और कमेंट्स में भी बताइए हमें। और अगर आपको सोल्यूशन का पता नहीं चल रहा है तो मैं कमेंट्स में भी लिख दूंगा और ग्रुप में भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है। नेक्स्ट है रिसीट। ये रिसीट होता है, कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट नहीं होता बल्कि रिसीट होता है। ठीक। तो रिसीट क्या होता है? कोई भी फाइनेंशियल इनफ्लो, मतलब कोई भी पैसा अगर बिजनेस में आता है किसी भी सोर्स से, उसको बोलते हैं हम रिसीट। ठीक है। तो रिसीट भी दो टाइप की होती हैं, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होती है? वो रिसीट मतलब वो पैसा बिजनेस में आना जो नॉन रिकरिंग नेचर का हो। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर था ना कि जो कभी कभी होता था, वैसे ही नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं कैपिटल रिसीट, मतलब ये पैसा बिजनेस में कभी ही कभी आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया, आप हमेशा फिक्स एसेट नहीं बेचते हो, कभी खराब हो जाता है या बहुत पुराना हो जाता है 10 सालों में 5 सालों में एक बार, तब भी आप फिक्स एसेट बेचते हो, तो उससे जो पैसा आए उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे रिसीट। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिखाया जाता है ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। परेशान नहीं होना, मैं बताऊंगा। मैंने कहा ना कि किसी भी तरीके से अगर बिजनेस में पैसा आए उसको रिसीट बोलते हैं। तो अगर हमने, जो ऑनर है उसने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, वो भी रिसीट है ना। लेकिन आपको पता है कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड ही दिखाएंगे ना। पैसा तो आ रहा है लेकिन लायबिलिटी भी बन रही है। समझ आ रही है? तो कैपिटल रिसीट से क्या होता है कि उसको एक लायबिलिटी साइड हम दिखाते हैं। या दूसरा केस है, अगर आपने पैसा उधार लिया डिबेंचर होल्डर से या बैंक से, तो अगर आपने बैंक से या डिबेंचर होल्डर से पैसा उधार लिया, ये कभी कभी होता है। ठीक है। तो इसकी वजह से लायबिलिटी इंक्रीज हुई ना, पैसा तो आया लेकिन किधर दिखाएंगे हम? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा इसको कहां दिखाते हैं हम? एज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ सर्टेन एसेट, मतलब इस रिसीट की वजह से कुछ एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फिक्स्ड एसेट बेच दिया तभी तो रिसीट होगी ना। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, उससे आपको पैसा आया, बेशक एक एसेट इंक्रीज हुआ कैश, लेकिन दूसरा एसेट तो डिक्रीज हुआ ना। तो क्या हुआ कि इसको हम दिखाते हैं या तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट या तो एसेट में कमी की वजह से। मतलब अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा वो तो कम हो रहा है ना, दूसरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। समझ आ रही है आपको? तो कैपिटल रिसीट्स क्या हैं? वो जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं, उनसे लायबिलिटी इंक्रीज होती है या कोई एसेट डिक्रीज होता है ना? समझ आ रही है आपको? और ये याद रखना, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से पैसा नहीं आता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो आप आम बिजनेस चलाते हो, चीज़ों को बेचते हो, वो कैपिटल रिसीट नहीं होती, क्योंकि वो रेगुलर नेचर की होती हैं, रिकरिंग नेचर की होती हैं, जिनको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट कौन सी होती हैं? जो रिकरिंग नेचर की होती है, वो पैसा जो बिजनेस में लगातार आता रहता है। समझ आ रही है आपको? और वो किसका आउटकम होता है? वो किसी लायबिलिटी उठाने का, लोन लेने का आउटकम नहीं होता, ना किसी एसेट को बेचने का। समझ आ रही है? वो होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आप एक्टिविटीज करते हो, जैसे आपने गुड्स बेची, समझ आ रही है, उससे जो पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। और इसको कहां दिखाते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड आती है इनकम्स, तो ये इनकम ही होती है ना एक। समझ आ रही है आपको?
और इसकी वजह से कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। लेकिन हमने यहां पे देखा कैपिटल रिसीट की वजह से लायबिलिटी क्रिएट होती है या एसेट रिड्यूस होता है। समझ आ रही है? एक एसेट, एक बढ़ता है एक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो रिसीट कहाँ कहाँ से आती है? हमें रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहा हूं, वो आती है सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज। उसके बाद कमीशन या डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब जब हमने सप्लायर से सामान लिया जिसको हमने आगे बेचना है, सप्लायर ने अगर हमें डिस्काउंट दिया, वो भी तो एक इनकम है, वो भी रिसीट है। जहां मैंने कहीं 10 रुपए देने थे वहां मैं 8 ही रुपए दे रहा हूं, तो जो 2 रुपए हैं वो रेवेन्यू रिसीट है। अब ये मूवमेंट मत देखो, आपकी पैसा जा नहीं रहा है कहीं, ना आ रहा है कहीं से, वो मैटर नहीं करता है। आपकी बुक्स में इसको एज इनकम लिखा जाएगा, ये जो 2 रुपए आपने बचाए हैं। समझ आ रही है? वैसे ही कमीशन, अगर आपने किसी और का काम किया, आप कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हो, तो कमीशन पकड़ी, वो भी रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि ये जो है वो रेगुलर नेचर्स पे होती हैं, अक्सर होती हैं। और इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, ये सारी जो है ये रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, आपको समझ आया कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट में डिफरेंस? अब देखेंगे हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस कीमत होती है जो हमें कहाँ चुकानी पड़ती है अगर हम चाहते हैं कि हम रेवेन्यू, इनकम या प्रॉफिट कमाएं। फॉर एग्जांपल, आपने रॉ मटेरियल खरीदा और उसको प्रोडक्ट बना के बेचा, तो बेचने से आपको क्या आया? रेवेन्यू आया, इनकम आई। लेकिन उस इनकम के लिए आपको खर्चा करना पड़ा ना, आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा, आपको बाकी चीज़ें खरीदनी पड़ी, आपको उनको पैसा देना पड़ा, वेजेस देनी पड़ी जिन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाया। तो वो सारे खर्चे किस लिए किए आपने? ताकि आप रेवेन्यू कमाओ। उन्हीं खर्चों को बोलते हैं एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर विच हैज़ बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब क्या है? ये वापस पीछे लिंक हो जाएगा कि जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं या आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनको क्या करते हो आप? उनको अलग रखते हो ना, और उनका कुछ ही हिस्सा आप किसी पर्टिकुलर साल में एज खर्चा दिखाते हो। उसी पोर्शन को, जो आपने उस पूरे एक्सपेंडिचर का पोर्शन दिखाया एज खर्चा, उसी को एक्सपेंस बोलते हैं। समझ आ रही है आपको? और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक किस्म के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होते हैं, और हमें पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फ़ायदा जो है वो हमें सिर्फ 1 साल तक का मिलता है। तो एक्सपेंसेस का भी फ़ायदा ऑब्वियसली हमें 1 ही साल तक मिलेगा। और एक्सपेंसेस को हम एक्सपायर्ड कॉस्ट भी बोलते हैं, ये ख्याल रखना। पहले मैं समझाऊंगा, वही पीछे जाके बार बार वो बात आ रही है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे उसको आप क्या करोगे? उसको आप फिलहाल साइड में रखोगे ना, और उसका छोटा सा हिस्सा दिखाओगे आप एक्सपेंस। तो वो जो छोटा सा हिस्सा है उसी को बोलते हैं एक्सपेंस, और एक्सपायर्ड कॉस्ट भी उसी को बोलते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट जो है वो हमने एक्सपायर कर दी, उसको हमने दिखा दिया है। लेकिन बाकी जो बची हुई है उसको बोलेंगे अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। अगर 10 लाख का एसेट है कोई, और जिस साल आपने खरीदा उसको, उस साल में सिर्फ आपने 1 लाख उसकी कॉस्ट दिखाई, तो वो 1 लाख क्या है? वो एक्सपायर्ड कॉस्ट है। और जो बाकी बची वो क्या है? वो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है। अगले साल फिर आप 1 लाख दिखाओगे तो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट कितनी बचेगी? 8 लाख। उसके बाद 1 साल और आप 1 लाख दिखाओगे तो अनएक्सपायर्ड कितनी बची फिर? टोटल 7 लाख। ऐसे ही ये सारी अल्टीमेटली 0 तक पहुंच जाएगी आपकी अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, और सारी कॉस्ट एक्सपायर हो जाएगी। ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में तो हम पूरा 1 ही साल दिखाते हैं ना एक्सपेंस, तो वो पूरा एक्सपायर्ड कॉस्ट ही है, मतलब उसका फायदा हमें 1 साल तक ही मिलता है। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? अक्सर डेप्रिसिएशन, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि जब भी हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं उसी पे डेप्रिसिएशन लगती है ना। डेप्रिसिएशन वही है जो फिक्स्ड एसेट का कुछ हिस्सा जो हमने खर्चा किया होता है उसका, उस पे जो कुछ हिस्सा होता है उसका दिखाते हैं हम एज एक्सपेंस। ठीक है, तो वो हमने खर्चा तो पहले ही कर लिया होता है ना, तो वहां पे कोई भी कैश नहीं जा रहा है। बस क्या हो रहा है कि जो आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है वो कम हो रही है ना, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है। उसके बाद रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ हीटिंग, कॉस्ट ऑफ लाइटिंग, वाटर, टेलीफोन एटसेट्रा, ये सारे एक्सपेंसेस है। उसके बाद आती है इनकम। इनकम होती है कोई भी कमाई, कोई भी अर्निंग जो आपके बिजनेस में आती है किसी अकाउंटिंग पीरियड में, वो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू आए या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू आए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब है जो मेन बिजनेस है आपका, मेन कोर्स ऑफ बिजनेस होता है आपका, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम उनको बोलते हैं जो आपका मेन काम नहीं है। जैसे आपने कभी अपनी मशीनरी बेच दी, लेकिन वो मशीनरी बेचना आपका मेन काम नहीं है, आपका मेन काम है गुड्स बेचना या सर्विस देना। समझ आ रही है? लेकिन कोई भी कमाई, अर्निंग जो आपको कहीं से भी आए, ऑपरेटिंग से आए, नॉन ऑपरेटिंग से आए, उसको हम क्या बोलेंगे?
इनकम, समझ आ रही है। लेकिन रिसीट और इनकम में डिफरेंस है, ठीक है। रिसीट कुछ ऐसी होती हैं जैसे कैपिटल रिसीट, उनसे तो लायबिलिटी बनती है, तो वो इनकम कहां से आई, या उनसे एसेट कम होता है तो वो इनकम कहां से आई, ओके। उसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है आपके पास रेवेन्यू कितना आया और आपके पास एक्सपेंसेस कितने हैं। जब आप रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो जो आपके पास बचा वो प्रॉफिट है ना। आपने खर्चा किया 1 लाख का, और जो जिस पे आपने खर्चा 1 लाख का किया उसको आपने 1.5 लाख का बेचा, तो 1.5 लाख जो है वो क्या है, वो रेवेन्यू है, और 1 लाख क्या है, वो एक्सपेंस है। तो कितना बचा पीछे, 50,000। 50,000 क्या आया, आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद गेन। देखो गेन जो है वो एक इनकम ही है, बट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनकम, है ना। इनकम में हमने पढ़ा इनकम कोई भी हो सकती है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी होती है या नॉन ऑपरेटिंग या अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होती है, ठीक है। लेकिन गेन वो इनकम है जो सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होती है, उसको हम गेन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, अगर उसकी वैल्यू आपकी बुक्स में 10 लाख थी और आपने 12 लाख का बेचा, ठीक है, तो 2 लाख आपका गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन उस प्रॉफिट को हम गेन बोलेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट जो है वो आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुआ है। मैंने बार बार बोला एसेट बेचना आपका मेन काम नहीं होता है, समझ आ रही है आपको, ओके। और जो गेन होते हैं वो ऑब्वियसली इरेगुलर नेचर के होंगे ना, रोज थोड़ी आप फिक्स्ड एसेट बेचते हो, जब खराब होगा, नया आया होगा मार्केट में, ऐसा कुछ होगा तब आप बेचोगे, समझ आ रही है। अब पढ़ेंगे हम लॉस क्या होता है। जैसे हम जनरली हमें पता ही है कि लॉस का मतलब होता है नुकसान, है ना। तो अगर हम अकाउंट्स में देखेंगे या मतलब इसकी स्पेसिफिक मीनिंग देखेंगे, तो जब हमारे जो एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं वो हमारी इनकम से ज़्यादा हैं तो हमारे लिए क्या है, लॉस है ना। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसमें आपको टोटल एक्सपेंसेस लगे 10,000 रुपये, लेकिन वो बिका 9,000 का, उससे ऊपर आप उसको बेच ही नहीं पाए, तो 1,000 क्या हो गया आपके लिए, 1,000 आपने जो पैसा गंवाया वो आपका लॉस है। और इसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज होती है, ये मैंने पहले समझाया है आपको कैपिटल के टाइम पे, ठीक है। और लॉस जो होते हैं ऑब्वियसली वो अनवांटेड बर्डन होते हैं ऑन बिजनेस, ठीक है। वो बोझ जो हम चाहते ही नहीं है, अनवांटेड बर्डन। और लॉस 2 टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब जो किसी प्रोडक्ट की उसकी खुद की नेचर की वजह से होते हैं ना, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। जैसे कोई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पेट्रोल है, वो इवेपोरेट हो जाता है, हमें पता है ये इवेपोरेट हो जाएगा अगर हमने इसकी केयर नहीं की, सही से स्टोर नहीं किया, तो उसकी वजह से जो लॉस होता है, मतलब जो एक्सपेक्टेड लॉस होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। जैसे इवेपोरेशन की वजह से कुछ प्रोडक्ट लीक हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट श्रिंक हो जाते हैं, या कुछ प्रोडक्ट का जो वेट है वो कम हो जाता है, या ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोडक्ट बिकते ही नहीं हैं, क्यों, क्योंकि फैशन चेंज हो गया, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, वो भी नॉर्मल लॉस है क्योंकि वो हिस्सा है ना बिजनेस का। कपड़ों के बारे में या कुछ खाने की चीज़ों के बारे में अक्सर हमें पता होता है कि ये ऐसा होने वाला है, कब होता है वो अलग बात है, वो हमें अगर प्रिडिक्ट कर लिया तो वो बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन अगर वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो लॉस में जाएंगे ना। लेकिन वैसे लॉस को बोलते हैं नॉर्मल लॉस। लेकिन एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, वो लॉस जो किसी हादसे की वजह से होता है। हादसा थोड़ी हमें पता होगा ही होगा, है ना, समझ आ रही है आपको। जैसे आग लग गई, थेफ्ट चोरी हो गई, फ्लड आया वगैरह, उसकी वजह से जो लॉस हुआ उसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल लॉस, ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गुड्स। गुड्स क्या होती हैं, अभी तक आपने बहुत बार सुना। गुड्स होती हैं फिजिकल आइटम, मतलब वो चीजें जो आपने खरीदी होती हैं या बनाई होती हैं, याद रखना, खरीदी होती हैं या बनाई होती हैं फॉर सेल, बेचने के लिए, समझ आ रही है। इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो आपका आम कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें आपने जो चीजें खरीदी होती हैं बेचने के लिए, तो उसको बोलते हैं गुड्स, समझ आ रही है। और उसमें ऑब्वियसली रॉ मटेरियल भी इंक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडर है, आपका दुकानदार है कोई, वो तो बनी हुई चीज़ें ही खरीदता है ना और उनको बेचता है, तो उसके लिए वो ही गुड्स हैं। लेकिन कोई दुकानदार है, जैसे कोई बैग्स बनाने वाला है वगैरह, वो रॉ मटेरियल खरीदता है ना और फिर उसको प्रोसेस करके बेचता है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल ही गुड्स है। रॉ मटेरियल भी गुड्स है और जो उसने फिनिश प्रोडक्ट बनाया, बैग बनाया,
फर्नीचर किसी ने बनाया, जो फर्नीचर बनाने वाला है उसके लिए वो ही गुड्स है। दोनों रॉ मटेरियल भी गुड्स हैं और फिनिश प्रोडक्ट भी गुड्स है। समझ आ रही है आपको? क्योंकि वो उसने खरीदा है, बनाया है बेचने के लिए। ठीक है। वैसे ही अगर हम देखेंगे फर्नीचर परचेज बाय फर्नीचर डीलर, जैसे मैंने कहा कि कोई फर्नीचर डीलर है, कोई फर्नीचर की दुकान है, वहां पे फर्नीचर जो है वो जो बेचने के लिए रखा है वो क्या है, वो उसके लिए गुड है ना। और कार डीलर के लिए कार जो है वो गुड है। लेकिन ख्याल रखना है कि जो चीजें बेचने के लिए खरीदी हैं सिर्फ वही गुड्स हैं, लेकिन जो चीजें आपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी हैं वो एसेट हैं। याद रखना, वो क्या हैं? वो एसेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार जो है वो कार डीलर के पास पड़ी हुई है बेचने के लिए, तो वो क्या है? वो गुड है। लेकिन वो कार डीलर जो बिजनेस के लिए कार खुद इस्तेमाल कर रहा है वो एसेट है। या कोई बुक सेलर है, उसके लिए जो कार है वो एसेट है। समझ आ रही है? या फर्नीचर अगर हम देखेंगे, फर्नीचर डीलर के लिए जो फर्नीचर की दुकान है उसके लिए जो फर्नीचर उसने बेचने के लिए रखा है वो गुड है। लेकिन वो फर्नीचर जो वो यूज कर रहा है वो एसेट है। समझ आ रही है आपको? देखो, गुड्स भी एसेट होती हैं, लेकिन जब गुड्स और बाकी एसेट्स को कंपेयर किया जाता है तो वहां पे डिस्टिंक्शन हमें जरूरी करना है। गुड्स एक स्पेशल टाइप ऑफ एसेट है। क्यों? क्योंकि हमारी डीलिंग उसी में है, हमारा बिजनेस उसी में है, तो उसका हिसाब किताब बहुत मेटिकुलसली रखना पड़ता है। इसलिए हम जब आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे, जैसे कोई एसेट हमने खरीदा, उसका एक ही खाता बना, उसी में जब हमने एसेट खरीदा तो वहीं पे उसका हिसाब रखा, एसेट बेचा तो वहीं पे उसका हिसाब रखा। फॉर एग्जांपल, हमने फर्नीचर खरीदा या हमने कोई गाड़ी खरीदी बिजनेस में यूज करने के लिए, तो उस गाड़ी के अकाउंट में ही उसका हिसाब रखेंगे जब खरीदेंगे, और जब बेचेंगे उधर हिसाब रखेंगे। लेकिन गुड्स के लिए 5 अकाउंट बनते हैं, 5। सेल के लिए अलग, परचेज के लिए अलग। गुड्स अगर हमने वापस दे दी सप्लायर को क्योंकि हमें अच्छी नहीं लगी या कुछ खराब थी, उसके लिए अलग। गुड्स अगर हमें कस्टमर ने वापस दी उसके लिए अलग, और क्लोजिंग स्टॉक कभी कभी बनता है अकाउंट, वो अलग। समझ आ रही है? गुड्स हमारी स्पेशल टाइप ऑफ एसेट हैं, इसलिए इनको अलग ट्रीट किया जाता है। समझ आ रही है? हालांकि गुड्स जो हैं वो हमारी करंट एसेट्स ही हैं। ठीक है। उसके बाद आया परचेजेस। देखो, आप बोल रहे होगे ये क्या है? परचेजेस तो सिंपल परचेज करना हुआ। नहीं, यहां पे भी फर्क है। परचेजेस वर्ड जब भी आपको दिखेगा उसके सामने लिखा होगा अमाउंट। परचेजेस वर्ड का मतलब है हमने गुड्स खरीदी हैं या रॉ मटेरियल खरीदा है। मतलब जब भी हम गुड्स खरीदेंगे उसको लिखेंगे, हम उस ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, हमारे टोटल परचेजेस हैं जनाब 10,000 या 5,000 या 20,000। ठीक है। वो परचेजेस क्रेडिट पे भी हो सकता है, कैश पे भी हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जब भी हम एसेट खरीदेंगे उसके लिए कभी भी परचेजेस वर्ड यूज नहीं होगा। उसके लिए लिखेंगे, जैसे मशीनरी हमने खरीदी तो मशीनरी के साथ लिखेंगे हम मशीनरी परचेज ऑन कैश या परचेज व्हीकल, ऐसा कुछ लिखा होगा। लेकिन जब स्ट्रिक्टली सिर्फ परचेजेस लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा कैश परचेजेस, यहाँ लिखा होगा क्रेडिट परचेजेस, यहाँ लिखा होगा क्लियरली परचेजेस, दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है? वो हमने गुड्स खरीदी हैं। ठीक है। और वो परचेजेस जो होंगे वो डेबिट होंगे परचेज अकाउंट में, परचेजेस अकाउंट में। लेकिन जब हम कोई और एसेट खरीदेंगे तो वो अपने ही उस एसेट में डेबिट होगा। जब भी हम गुड्स खरीदेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, और जब भी हम कोई व्हीकल खरीदेंगे तो व्हीकल अकाउंट में डेबिट होगा। जब भी हम कोई फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होगा। समझ आ रही है आपको? ये क्लियर है? अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या है जिसको अभी पता नहीं है, ये रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग में हमने पूरी तरह पढ़ना है, तो वहीं पे देखेंगे। अब हम देखेंगे सेल्स क्या होता है। जैसे हमने पीछे देखा कि परचेजेस वर्ड स्ट्रिक्टली गुड्स के लिए यूज होता है, वैसे ही सेल्स वर्ड भी स्ट्रिक्टली जब हम फिनिश गुड्स बेचते हैं उसी के लिए यूज होता है। जब भी सेल्स लिखा होगा और उसके सामने कुछ अमाउंट लिखा होगा, दैट मीन्स हमने फिनिश्ड गुड्स बेची हैं, है ना। ऐसी डिस्टिंक्शन क्यों है ज़रूरत हमें? ऐसी डिस्टिंक्शन इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम गलती ना करें। देखो, जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और अगर हमने कोई और एसेट बेचा तो उसी एसेट का अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन ना हो, हमें क्लियर पता होना चाहिए हमने गुड्स बेची हैं तभी तो सेल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और हमने क्लियर पता होना चाहिए कि हमने कोई एसेट बेचा है, इसलिए तो हम उसी के एसेट में क्रेडिट करेंगे, उसी एसेट के अकाउंट में। अगर ये कंफ्यूजन हो गई फिर हमें पता नहीं चलेगा हमने सेल अकाउंट में क्रेडिट करना है या
किसी एसेट अकाउंट में क्रेडिट करना है। ऐसे ही पीछे परचेजेस के साथ भी है, ठीक है। तो जब भी हम मशीनरी या कोई और एसेट बेचेंगे उसके साथ सेल्स वर्ड नहीं लिखा होगा। मतलब ऐसा लिखा हो सकता है मशीनरी सोल्ड, लेकिन खाली सेल्स जब लिखा होगा दैट मींस फिनिश्ड गुड बेची है। समझ आ रही है आपको? उसके साथ कभी कैश सेल या कभी क्रेडिट सेल्स भी लिखा हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन सेल जो है वो स्ट्रिक्टली फिनिश गुड के साथ ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद है परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब है जो हमने अपने सप्लायर से गुड्स खरीदी होती हैं, रॉ मटेरियल खरीदा होता है बेचने के लिए या गुड्स बनाने के लिए, जब हम वो वापस करते हैं उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। और इसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवार्ड भी। क्यों? क्योंकि इस केस में गुड्स जो हैं वो वापस तो जा रही हैं किसी के पास, रिटर्न तो हो रही हैं मगर बिजनेस से बाहर जाके रिटर्न हो रही हैं। दैट मीन्स हम सप्लायर को वापस दे रहे हैं, इसीलिए इसको रिटर्न आउटवार्ड बोलते हैं। कभी कभी कैरेज आउटवार्ड लिखा होता है, वो और रिटर्न आउटवार्ड बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। कैरेज आउटवार्ड मतलब जब हमने कहीं कोई चीज़ें भेजी किसी कस्टमर वगैरह को, तो उस पर हमने जो किराया दिया है वो अलग है। कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने क्लियर बता दिया। रिटर्न आउटवार्ड का मतलब है परचेज रिटर्न, ठीक है। और नेट परचेजेस मतलब एक्चुअल परचेजेस हमने कितने किए हैं किसी साल, एक्चुअल गुड्स या रॉ मटेरियल हमने कितना खरीदा है किसी साल, वो कैसे पता चलेगा हमें वो पता चलेगा टोटल जो परचेजेस किए होंगे हमने, वो कैश परचेजेस हो या क्रेडिट परचेजेस हो, और फिर जब हम उनमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 5,000 की गुड्स कैश पे खरीदी, 5,000 की गुड्स क्रेडिट पे खरीदी और 2,000 की गुड्स वापस दे दी, तो नेट परचेजेस एक्चुअल परचेजेस कितने हैं? कैश प्लस क्रेडिट वो हो गए 10,000, 5,000 और माइनस 2,000 जो हमने रिटर्न किया, तो 8,000 हुआ ना एक्चुअल हमारा नेट परचेजेस, जो एक्चुअल परचेज है हमारा। वैसे ही है सेल रिटर्न, जब कस्टमर हमें कोई गुड्स वापस दे, जो हमने कस्टमर को बेची है वो वापस दे, तो उसको बोलते हैं हम सेल रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड। समझ आ रही है आपको? और वैसे ही नेट सेल भी निकलती है। नेट सेल मतलब जो हमने टोटल सेल की होगी वो कैश पे हो या क्रेडिट पे हो माइनस रिटर्न। जैसे हमने 10,000 का सामान अगर बेचा है क्रेडिट पे, 10,000 का सामान बेचा है कैश पे, तो टोटल हमने सेल कितनी की है? 20,000। लेकिन अगर 5,000 का हमें वापस आया है तो नेट सेल कितनी हुई? 15,000। ठीक है। अब है स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री लगभग एक ही जैसे हैं, ज्यादा डीप हम इनमें नहीं जाएंगे, इनमें बहुत सटल डिफरेंस है, लेकिन वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक रेफर्स टू गुड्स विच बिजनेस डील्स इन अवेलेबल विद द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। देखो, स्टॉक या इन्वेंट्री वो गुड्स होती हैं जो हमारे पास किसी टाइम पड़ी होती हैं। देखो, गुड्स और स्टॉक में क्या फर्क है? गुड्स होता है वो चीजें जिनमें हम बिजनेस करते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपके पास कि इस टाइम कितनी गुड्स पड़ी हुई हैं बिजनेस में बेचने के लिए, उसको बोलेंगे स्टॉक। आपके पास कितना स्टॉक ऑफ गुड्स है? समझ आ रही है आपको? ठीक है। गुड्स और इन्वेंट्री में आपको समझ आया गुड्स और इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस है? स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही चीज है और गुड्स अलग चीज है। क्लियर है ना? तो अब इसमें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी इंक्लूड होता है, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड या वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वो चीजें जो अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है बल्कि प्रोसेस में है, और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी जो बिजनेस के पास पड़ा हुआ है अनसोल्ड, उसको बोलते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। समझ आ रही है आपको? गुड्स जो है वो जनरल टर्म है। हम जनाब ये हम लैपटॉप बेचने का काम करते हैं, दैट मीन्स हमारे लिए लैपटॉप जो है वो गुड्स है। लेकिन इस टाइम कितनी गुड्स पड़ी हुई हैं आपके पास, उसको बोलेंगे हम स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक है। और वो स्टॉक जो हमारे साल के एंड पे बिका नहीं है, पड़ा हुआ है हमारे पास, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। और जो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। फॉर एग्जांपल 2024 के एंड पे हमारे पास स्टॉक जो है बिजनेस में वो पड़ा था 10,000 रुपए का, तो अगले साल अब हम नए अकाउंट्स खोलेंगे ना, तो 10,000 रुपए जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो हमारे लिए अब ओपनिंग बना ना, वो नया स्टॉक है हमारे लिए, उस साल के लिए वो नया स्टॉक है। समझ आ रही है आपको? तो अब हम देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल वो पैसा होता है जो आपने कस्टमर से लेना होता है, अगर कस्टमर ने आपसे गुड्स या सर्विस उधार पे ली हो। ठीक है। मतलब दैट अमाउंट विच इज ड्यू फ्रॉम कस्टमर। ओके। तो रिसीवेबल का क्या मतलब है? रिसीवेबल का मतलब होता है वो पैसा जो किसी के ऊपर चढ़ गया है आपका पैसा, लेकिन अभी उसने दिया नहीं है। रिसीवेबल जो आपको फ्यूचर में रिसीव होगा।
ठीक है। अगर यहाँ पे रिसीव्ड लिखा होता दैट मीन्स वो पैसा आपने पकड़ लिया है, तो वो एक इनकम होती। जो पैसा हम पकड़ लेते हैं वो एक इनकम होती है। लेकिन जो अभी हमने पैसा पकड़ा नहीं है तो वो क्या है, वो आपका करंट एसेट होता है, जो आपने पैसा 1 साल के अंदर अंदर पकड़ना होता है। समझ आ रही है आपको? तो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो करंट एसेट है, ठीक। और जो ट्रेड रिसीवेबल होता है वो दो चीज़ों से बनता है, जो इंडिविजुअली भी खुद दो करंट एसेट्स हैं, एक डेटर और एक बिल्स रिसीवेबल, ठीक। डेटर एक आम कस्टमर होता है जो आपसे नॉर्मली सामान उधार ले लेता है और बाद में कभी पैसे दे देता है। जैसे अगर हम जाएंगे किसी किराने वाले के पास और उसको बोलेंगे कि हमें सामान दे दे, हम तुझे कल या परसों पैसे देंगे, तो आप उसके डेटर हो गए, ठीक है। समझ आ रही है? मैं किराने वगैरह वालों की इसलिए एग्जांपल देता हूं क्योंकि इनके साथ हमारी डीलिंग होती है। अब मैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस की अगर एग्जांपल आपको देने लगा तो वहां पे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको प्रैक्टिकल बनाना पड़ता है। समझ आ रही है आपको? इसलिए मैं आपको किराना वगैरह वगैरह छोटे छोटे बिजनेसेस की एग्जाम्पल देता रहता हूँ। समझ आ गया आपको? तो डेटर जो है वो बंदा होता है या कोई एंटिटी, कोई बिजनेस होता है, कोई स्कूल होगा, कोई ऑफिस होगा, जिसने कोई सामान क्रेडिट पे लिया होगा और पैसे उसने बिजनेस के देने होंगे, ठीक है। ये सिंपल एक बंदा होता है या बिजनेस होता है। लेकिन बिल्स रिसीवेबल थोड़ा डिफरेंट मसला है। जहां पे दुकानदार को, बिजनेसमैन को थोड़ा खतरा लगता है कि जो उधार लेने वाला है वो मेरे पैसे देगा या नहीं। ये खासकर बड़ी बड़ी सेल्स में होता है, लाखों करोड़ों बिलियंस की सेल में होता है, ठीक है, जो उधार पे होती हैं। वहां पे बिल्स रिसीवेबल बनाया जाता है। ये सिंपली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि ये बंदा कब देगा पैसा, कितना पैसा देना है, किस डेट को देना है, और दोनों पार्टीज का नाम उस पर लिखा होता है, जिसने उधार दिया है और जिसने उधार लिया है, ठीक है। इससे थोड़ा सिक्योरिटी मिलती है, उस बंदे को थोड़ा ये आश्वासन रहता है कि ये पैसे मुझे आ जाएंगे क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट रह गया है। लेकिन मैं थोड़ा इसको डिटेल में समझाना चाहता हूं आपको। तो बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ए है वो हमारा बिजनेसमैन है, कोई दुकानदार है, और बी है वो हमारा कस्टमर है, ठीक है। और बी जो है वो ए के पास आया कुछ सामान उधार लेने के लिए, और लेकिन जो ए है उसको भरोसा ही नहीं है बी पे, ठीक। तो वो बोलेगा मैं तुझे एक शर्त पे सामान उधार दूंगा, तू मुझे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करके दे, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट ए बनाएगा और उस पे लिखा होगा ए का भी नाम, बी का भी नाम, सारी डिटेल, कितना पैसा है, कब देना है, वगैरह वगैरह, और उसको बी जो है वो एक्सेप्ट करेगा, उस पर साइन कर लेगा, ठीक है। और जो इस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल जो होगी ना, ओरिजिनल इसका, वो रहेगा ए के पास, दुकानदार के पास, बिजनेसमैन के पास, और इसका डुप्लीकेट जो इसकी कॉपी होगी वो जाएगी बी के पास। इतना समझ आया आपको? अब इससे होगा क्या कि ए जो है वो थोड़ा आश्वासन में रहेगा, उसको थोड़ा भरोसा रहेगा कि अगर बी जो है उसने पैसा नहीं दिया तो मैं कम से कम कोर्ट केस कर सकता हूं और मेरे पास सबूत है। तो इसका मतलब पैसा इससे लेना जो है वो आसान हो जाता है, रिकवरी आसान हो जाती है और ये थोड़ा सिक्योर हो जाता है। समझ आ रही है आपको? तो इन्हीं को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बिल्स रिसीवेबल। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और ट्विस्ट है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी ही है ना हमारे, तो ए ने बी को सामान बेचा और बी ने जो है वो ए से सामान उधार लिया और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो साइन किया, एक्सेप्ट किया कि मैं इतने पैसे दूंगा, इस दिन को दूंगा। अब मसला ये है कि अगर ए को जरूरत पड़ी पैसे की, है ना, और उसके पास कागज है लेकिन उसकी डेट अभी आई नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम? ए क्या करेगा? उसको अगर पैसे की जरूरत होगी, वो क्या करेगा कि वो जाएगा जेड के पास, उसको बोलेगा जनाब मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है। वो फॉर एग्जांपल छोटा मोटा अमाउंट रखेंगे, 100 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज है, मतलब बी ने मुझसे 100 रुपये का सामान उधार लिया है, आप मुझे 100 रुपये दे दो और बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रख लो। जब बी ने पैसे देने होंगे तो वो डायरेक्टली आप ही को पैसे देगा। समझ आ रही है? आसान है ना? लेकिन जेड बोलेगा मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, मैं क्यों दूं तुझे पैसे? तो ए क्या बोलेगा, चलो अच्छा 95 रुपीज़ ही दे दो मुझे, आप पूरे 100 रुपये का बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो, ठीक है। जब बी पैसे देगा वो आपको पूरे 100 रुपये देगा, तो आपको 5 रुपये का फायदा हो गया। ये होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये जो प्रोसेस सारा हुआ कि मैंने किसी और को, मतलब ए ने जेड को जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिया ताकि उससे वो पैसे ले ले, हालांकि लेने बी से थे लेकिन इसको जरूरत पड़ी तो इसने किसी और को दे दिया, तो इसकी वजह से ये ट्रेडेबल बन गया, मतलब ये हम बेच पाए। ये बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का बेचा हमने? 95 रुपीज़ का बेचा।
समझ आ रही है आपको? और इस बेचने को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? ये होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और इनको बोलते हैं हम बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल का उल्टा है। ठीक है, अगर किसी बंदे ने किसी सेलर से सामान उधार लिया है या सर्विस उधार ली है तो जो पैसा देना होता है वो है हमारा ट्रेड पेएबल। ठीक है, और ट्रेड पेएबल भी दो चीज़ों से बनता है, क्रेडिटर से और बिल्स पेएबल से। क्रेडिटर वो बंदा होता है जिससे हमने उधार लिया होता है सामान और उसको हमने पैसा देना होता है। समझ आ रही है? तो ये हमारे लिए क्या बनती है? करंट लायबिलिटी। ठीक है, और बिल पेएबल जो है वो बिल रिसीवेबल का उल्टा है। ए के लिए क्या था? वो डॉक्यूमेंट। ए के लिए बिल रिसीवेबल था ना, क्योंकि इसने पैसे पकड़ने थे। तो बी के लिए क्या बना? वो बिल पेएबल, क्योंकि इसने ये पैसे देने हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन सेम है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट की सिंपल मीनिंग है, अगर प्राइस जो हमने पे करनी होती है किसी चीज़ की, उसमें अगर सेलर जो है वो थोड़ी रिडक्शन करता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट, है ना। जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की है और हमने 90 ही रुपये उसके पे किए, क्योंकि हमने नेगोशिएशन करके सेलर को बोला थोड़ा सा कम कर दे, तो वो जो 10 रुपये हैं बच गए हमारे, वो हमारा डिस्काउंट है ना। तो डिस्काउंट जो है वो दो किस्म का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो खरीदो फरोख्त, बेचने या खरीदने के टाइम जो डिस्काउंट होता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। समझ आ रही है आपको? तो ये जो डिस्काउंट होता है ये कमी होती है किस प्राइस में? लिस्ट प्राइस में या कैटलॉग प्राइस में। आप समझ लीजिए सीधा सा, एमआरपी में जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए कोई चीज़ खरीदने के लिए और किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस थी वो 1000 रुपये थी और आपने उसके लिए 9 ही 100 रुपये पे किए, तो 100 रुपये का क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ को खरीदने के टाइम उसकी एमआरपी या उसकी लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस पे आपको वो डिस्काउंट मिला। समझ आ रही है आपको? ये खासकर तब मिलता है जब कोई कस्टमर जो है वो बल्क में चीज़ें खरीदे, बहुत सी चीज़ें इकट्ठे खरीदे, लेकिन कभी कभी नॉर्मली भी मिल जाता है। ठीक, इस डिस्काउंट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहीं भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, ना सेलर की बुक्स में ना बायर की बुक्स में। समझ आ रही है आपको? बायर का यहाँ पे ये मतलब नहीं है आप और मेरे जैसे छोटे मोटे बायर, ये कोई दो बिजनेसेस भी हो सकते हैं। जैसे सेलर हो सकता है होलसेलर और बायर हो सकता है ट्रेडर, दुकानदार आपका। तो वो अगर बुक्स दोनों मेंटेन करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री दोनों में से किसी की बुक में नहीं होती है। क्यों? पहली बात, सेलर और बायर दोनों क्यों इन्वॉल्व हैं? सेलर जो है वो डिस्काउंट देता है और बायर जो है उसको डिस्काउंट मिलता है, तो दोनों के लिए ये इफेक्ट हो रहा है ना। लेकिन दोनों में से किसी की बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इस डिस्काउंट से कोई भी बुक्स में इम्बैलेंस नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि सेल जो होती है वो नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाती है। जो लिस्ट प्राइस होती है या कैटलॉग प्राइस होती है या एमआरपी होती है, उसकी रिकॉर्डिंग बुक्स में नहीं होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। समझ आ रही है आपको? वरना अगर वो पहले से बुक्स में रिकॉर्ड होती, फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ होती बुक्स में रिकॉर्ड और हमने डिस्काउंट दे के वो 90 रुपीज़ की बेची, तो यहाँ से रिकॉर्ड था हमारा 100, यहाँ से बेची हमने 90 की, तो 10 रुपये का इम्बैलेंस आता ना, तो वो रिकॉर्ड करना पड़ता ना हमें, वरना बुक्स हमारी कंप्लीट नहीं होती। लेकिन ये जो लिस्ट प्राइस है, कैटलॉग प्राइस है, इसकी कोई एंट्री होती नहीं है, तो जितने का सामान बिका उसकी पहली बार एंट्री होगी। समझ आ रही है? अगर 100 रुपये की चीज़ है, मैंने 95 रुपीज़ की बेची, ये जो नेट वैल्यू है 95, तो इसी की एंट्री होगी सेल्स अकाउंट में। समझ आ रही है? सेल्स अकाउंट इसी 95 से क्रेडिट होगा, तो 95 से ही सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ और जब मैंने उससे पैसे लिए तो उसने 95 रुपीज़ ही दिए, तो कोई इम्बैलेंस है ही नहीं। वैसे ये सेल की बात हुई, अब होती है परचेजेस की बात। जब कोई कस्टमर चीज़ खरीद रहा है तो वो भी तो 95 रुपीज़ की ही खरीद रहा है ना। समझ आ रही है आपको? आपने उसको 5 रुपये का डिस्काउंट दिया है ना, और जब वो खरीदेगा तो परचेज अकाउंट में वो डेबिट 95 रुपीज़ ही करेगा और जब आपको वो पैसे देगा वो 95 रुपीज़ ही देगा आपको, तो इसमें भी कोई भी इम्बैलेंस नहीं आ रहा है ना। तो ये जो है, ये जो डिस्काउंट है, इसी वजह से ये रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश डिस्काउंट जब पढ़ेंगे तब ज़्यादा आपको समझ आएगी। और ये कैश डिस्काउंट क्या होता है?
जब हम डेटर को कुछ डिस्काउंट देते हैं ताकि वो जल्दी से हमारा पैसा दे दे। डेटर कौन होता है? जिसने हमसे सामान उधार लिया है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो ड्यू डेट है, मतलब उसने अगर हमें बोला है 3 महीने बाद मैं पैसे दूंगा, लेकिन हम चाहते हैं वो 1 ही महीने बाद पैसे दे, तो हम उसको थोड़ा सा और डिस्काउंट दे सकते हैं। जो थोड़ा सा और डिस्काउंट है वो कैश पकड़ने के टाइम दे रहे हैं ना हम, ताकि वो खुश हो जाए और अगली बार जल्दी पैसे दे दे और उसको डिस्काउंट मिल जाए। तो उसी को बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। क्लियर है? और कैश डिस्काउंट जो है वो एक एक्सपेंस होता है सेलर के लिए, खर्चा होता है सेलर के लिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल उसने 95 रुपीज़ लेने थे, जब उसने सेल की थी बोला था 95 रुपीज़ का सामान ले ले तू, और जब अब उसने पैसा पकड़ना है तो उसको खुश करने के लिए, उसको माइल करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसने थोड़ा सा कम पैसा लिया, तो वो एक्सपेंस हुआ ना। आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपये लेने के लिए आपने 2 रुपये का खर्चा किया तो आपको 98 ही रुपीज़ मिले, तो 2 रुपये का क्या हुआ? कैश डिस्काउंट। और ये एक्सपेंस है और इनकम है कस्टमर के लिए। जो बायर है उसके लिए इनकम है, क्योंकि उसने 100 रुपये देने थे, अब उसने 98 ही रुपीज़ दिए। समझ आ रही है? लेकिन ये जो डिस्काउंट है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। ठीक है? समझो ये क्यों होता है, क्योंकि इससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इम्बैलेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जो हैं, हम कुछ सामान बेच रहे हैं, उसकी कीमत है 1000 रुपये। ठीक है? लेकिन जिस टाइम हमने वो बेचा तो कस्टमर ने नेगोशिएशन की और उसने बोला मैं 900 दूंगा, हमने भी बोला 900 देंगे, तो ठीक है हमने 900 में दे दिया उसको। तो सेल क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना, 900 के रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन वो कस्टमर जो था वो बड़ा खतरनाक था, वो कोई दोस्त था या जो भी था, उसने बोला 900 भी मैं अभी नहीं दूंगा, मैं बाद में दूंगा। हमने बोला जनाब ठीक है कोई बात नहीं, अब 900 रुपये तुमने देने हैं हमें, तो 900 रुपये दे देना। तो हमने सेल्स अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया? 900 रुपये। और हमने बायर ने भी, अगर फॉर एग्जांपल वो कोई बड़ा बायर है, कोई बड़ी शॉप है या कोई बड़ा बिजनेस है, उसने भी अपना जो परचेज है वो 900 रुपये ही रिकॉर्ड किया है ना। समझ आ रही है आपको? तो अब हमने उससे 900 रुपये लेने हैं। ठीक है? और उसने बोला है कि हम तुम्हें 3 महीने बाद 900 रुपये देंगे। लेकिन अगर मुझे उस पर शक हो गया या कोई और वजह हो गई, मुझे कैश की ज़रूरत पड़ी, अब मैं चाहता हूँ वो पहले ही पैसा दे दे, लेकिन उस टाइम बात हुई थी जो 900 रुपये है वो 3 महीने बाद दूंगा मैं, लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं कि हम उससे थोड़ा जल्दी पैसे ले लें, तो हम उसको बोलेंगे कोई बात नहीं, तू 850 रुपये ही दे दे। ठीक है? समझ आ रही है? तो वो भी खुश होगा, बोलेगा मुझे जल्दी पैसे देने से 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो मैं दे देता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे ख्याल रखना, आपने बुक्स में क्या लिखा था? 900 रुपये, लेकिन अब ले क्या रहे हो आप? 850। 50 रुपये का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। समझ आ रही है आपको? ये 900 रुपये आपने एंटर किया था जब आपने उसको सामान बेचा था, लेकिन वो जो 100 रुपये कम किए थे 1000 पे, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। समझ आ रही है? लेकिन जिस पे आपने बेचा 900 रुपये, इसकी तो एंट्री हुई ना। लेकिन पकड़ने के टाइम आपने सिर्फ 850 पकड़ा। 50 रुपये का जो है वो इम्बैलेंस बुक में आ रहा है। तो आपको बोलेगा मैनेजर, आप अगर अकाउंटेंट हो, आपको बोलेगा आपका मैनेजर, जनाब आपने बोला था मैंने 900 रुपये की चीज़ बेची, लेकिन बुक्स में तो आपने सिर्फ 850 दिखाया है पकड़ते हुए, सेल तो आपने दिखाई है 900 की, लेकिन कैश जो आपने पकड़ा है वो दिखाया आपने सिर्फ 850, तो 50 रुपये कहाँ जेब में डाले क्या? वैसा नहीं ना होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप अकाउंट बनाओगे एक, जिसको लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, मतलब डिस्काउंट देने वाला अकाउंट, और उसमें लिखोगे 50 रुपये, मतलब रिकॉर्ड आपने ये 50 रुपये कर लिए। वैसे ही अगर हम उल्टा देखेंगे कि जो बायर था उसने भी तो 900 रुपये का परचेज एंटर किया होगा ना, तो उसका भी परचेजेस कितना आया? 900, लेकिन उसने भी दिया कितना? सिर्फ 850, तो उसको भी 50 रुपये का जो है वो इम्बैलेंस आया। तो वो भी एक खाता बनाएगा जिसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और वो उसमें 50 रुपये रखेगा। समझ आया? तो ये कैश डिस्काउंट का जो है वो हिसाब रख रहे हैं ना, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। समझ आ रही है? ओके। तो उसके बाद आया बैड डेट्स। बैड डेट क्या होता है? डेटर का वो पैसा जो हमें मिलने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर है, वो मर गया या वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब वो इस काबिल नहीं रहा कि वो हमें पैसा वापस दे दे, क्योंकि उसके इतने उधार हैं कि वो सारा पैसा वापस दे ही नहीं सकता, या कोई भी वजह है जो हमें पैसा वापस नहीं मिलना है अपने डेटर से, अपने उन कस्टमर से जिन्होंने उधार सामान लिया है, तो उस पैसे को बोलते हैं हम बैड डेट। समझ आई? लेकिन अगर 1 साल के अंदर अंदर हमें डेटर का पैसा वापस नहीं आया, तो हम उसको लॉस मान के बुक से राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है? ये राइट ऑफ करना बुक से ये क्यों करते हैं ये कभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना समझ लो कि 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि डेटर हमारा
करंट एसेट होता है, तो वो 1 साल के अंदर अंदर हमारा खत्म हो जाना चाहिए। अगर वो खत्म नहीं हुआ 1 साल के अंदर अंदर, दैट मीन्स मतलब उसने हमें पैसा नहीं दिया, दैट मीन्स वो हमारा लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी कोई कस्टमर होता है जो किसी मजबूरी की वजह से पैसा नहीं दे पाता टाइम पे, ठीक, तो उसने अगर बाद में कभी पैसा दिया तो उसको हम एक इनकम मानते हैं, ये याद रखना, ठीक है। क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको एंट्री बोलते हैं, जर्नल में ज्यादा अच्छी तरह पढ़ेंगे। और उसके बाद है डेबिट और क्रेडिट। आपको पता ही है, जैसे हमने अकाउंट में पढ़ा कि जो डेबिट होता है उसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, और जो क्रेडिट होता है उसका मतलब है राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। और जब हम बोलते हैं ये एंट्री डेबिट होगी किसी पर्टिकुलर अकाउंट में, दैट मीन्स वो लेफ्ट हैंड साइड में उसकी एंट्री होगी। और अगर हम बोलेंगे किसी अकाउंट में कोई फलान चीज क्रेडिट होगी, दैट मीन्स उसकी वो राइट हैंड साइड में उसकी एंट्री होगी, ठीक है। और इस कंटेक्स्ट के अलावा मतलब अकाउंट में जो डेबिट और क्रेडिट की मीनिंग है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसके अलावा इन वर्ड्स की कोई मीनिंग नहीं है इस कंटेक्स्ट में। बाकी कंटेक्स्ट में हो सकती है, आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, वो अलग कंटेक्स्ट है। हर चीज को देखना होता है कंटेक्स्ट में, पसे मंजर जिसको बोलते हैं। इस कंटेक्स्ट में इन वर्ड्स की और कोई भी मीनिंग नहीं है, सिर्फ यही मीनिंग है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आपको कुछ एमसीक्यूज दिख रहे होंगे, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।